जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू लिटरेचर रिव्यू, एसएलआर और इनके फर्क हैं और इनकी कंटेंट के बारे में थोड़ी डिस्कशंस थी हमारी। और ओके, सो टुडे विल इनफैक्ट टुडे इज द लास्ट लेक्चर। सो आज हम करते हैं ये कि हमने दो चीज़ें कवर करनी है। एक, हमने रिसर्च प्रपोजल के कंटेंट को देखना है कि उसमें क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने राइटिंग स्किल्स से मुतालिक कुछ जो कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स हैं जो हम लिखते हुए करते हैं, बिकॉज हमने काफ़ी हद तक चीज़ें देख ली फ्रॉम द रीडिंग पर्सपेक्टिव एंड सिलेक्शन पर्सपेक्टिव। क्वालिटी एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम देख चुके हैं। अब हमने लिखने वाली स्टेज है और आप लिखना शुरू भी कर दिया आपने। मैंने आपको टास्किंग की थी कि यू हैव टू राइट योर इंट्रोडक्शन सेक्शन एज वेल एज द लिटरेचर रिव्यू फॉर योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स। सो प्रपोजल डॉक्यूमेंट के जो बाकी कंटेंट है उनको हम देखते हैं, और उसके बाद इनके अंदर जब आप लिख रहे होंगे तो जो कॉमन मिस्टेक्स कोई बंदा करता है वो क्या हो सकती हैं, उनको अवॉइड करने के क्या तरीके। एंड देन वी वेंट ऑन टू दी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जिसमें प्लेजरिज्म एक और कंटेंट है जिसको हमें देखना है कि वो क्या चीज़ होती है। रेगुलर सेमेस्टर में मैं इनको अलग अलग क्लास में कवर करता हूँ, बट चूंकि सेमेस्टर थोड़ा छोटा है तो थोड़ी सी चीज़ें हमारी कॉम्पैक्ट हुई भी हैं, चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ये तीन चीज़ें हम कवर करें ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो आज फिनिश हो जाए। और इसके बाद जो आपने काम करने हैं उसमें एक, आपने रिसर्च प्रपोजल की राइटिंग कंप्लीट करनी है अपनी। एग्ज़ाम हमारा नेक्स्ट वीक में है, तो उससे पहले पहले अपना रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, क्योंकि उसमें से आपके क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एक तो वो एस्पेक्ट आपने वहां तक कवर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने इस पे प्रेजेंट करना है अपने अपने टॉपिक्स को। सब ने, जो डीएल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी, जो ऑन कैंपस है उन्होंने भी, और वो क्लास में करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम एग्जाम के बाद वाले वीक में मोस्ट प्रोबेबली, या एग्जाम वाले दिन जब आप आते हैं, हम देख सकते हैं जो लोग एग्जाम वाले दिन प्रेजेंट कर सकते हैं वो दिन प्रेजेंट कर लें, और जो एक थोड़ा सा टाइम चाहते हैं उनको हम बाद में थोड़ा सा डिले करके भी प्रेजेंट करा सकते हैं। पर पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ वो एस्पेक्ट आप कवर कर लें, टिक मार्क हो जाए, सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग दोनों के लिहाज से पूरी हो जाए। तो टाइम आई कैन रिलैक्स दी टाइमिंग्स, बट ये दो चीज़ें हमने एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट जो है वो करनी है, अदर देन द एग्जाम इटसेल्फ जो आपका टाइम पे है। सो दिस इज एज फार एज द एक ब्रीफ प्रीमाइस ऑफ टुडेज लेक्चर इज कंसर्न। सो विद दैट बैकग्राउंड हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी रिसर्च प्रपोजल and its content. I hope this is not covered. Research proposal content is not covered yet. So अगर नहीं कवर किया मैंने तो हम उसको देख लेते हैं, उससे लेके चलते हैं। Let me share the presentation. कोई सवाल है अगर पिछले लेक्चर में से या किसी लेक्चर्स में से, तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन? नो क्वेश्चन? ये पेपर ओपन बुक ओपन नोट्स नहीं होगा। मिड टर्म का मैंने किया था, बट दिस पेपर वुड बी क्लोज बुक, क्लोज नोट्स, क्लोज इंटरनेट। जो चीज़ें कवर की हैं आई होप वो आपको आपके जहन में होंगी, उन्हीं में से सवाल हो। तो आप एक दफ़ा स्क्रॉल कर लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को। जो मैंने कंटेंट क्लास में कवर किया है, सवाल मेरा स्पेशली उसी क्वेश्चन के अंदर ये मकसद यही होता है कि जो सवाल, जो जो सवाल है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि क्लास में जो आपने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, उसके लिहाज से जवाब दें। स्लाइड्स पे लिखी हुई चीज या रटा लगाई हुई चीज का जवाब मुझे नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो मैं स्पेशली लिखता हूँ कि जी अगर मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो क्लास टीचिंग के लिहाज से एब्स्ट्रैक्ट के की पॉइंट्स मुझे नोट डाउन कर दीजिए, इंट्रोडक्शन के की पॉइंट नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो अपनी याददाश्त इस्तेमाल नहीं करनी है। जो हमने क्लास में आपको बताया वो आपने अगर लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो होपफुली आप जवाब ठीक दें। ठीक है, आवाज कम आ रही है या विजिबल नहीं है? ग्लासेस नहीं है? जी।
जी, सारी चीजों की चीजें लिंक्ड अप है ना, तो आपने लेक्चर देखे हुए हैं, अगर देखे हुए हैं तो चाहे वो पहले से सवाल आए चाहे वो आखिरी से सवाल आए, आप कर लेंगे, वोंट बी एन इशू। नहीं देखा तो फिर एक मसला है कि फिर मसला होगा। तो सारे लोग लेक्चर जरूर देखें, उसकी इम्पोर्टेंस है अपनी, ठीक है। सो लेट्स शॉर्टली कवर दिस कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो जो मकसद है रिसर्च प्रपोजल का, दैट इज टू गिव आइडिया ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू डू। इट इज नॉट दी डन थिंग, आपने किया नहीं अभी तक, आप सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो जब ये करना चाह रहे होते हैं तो उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं और फिर बताते हैं कि ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट शोज एन थॉरो प्रेपरेशन एट योर स्टेज, बिकॉज आप जब कोई काम करने जा रहे होते हैं और उसका होमवर्क अच्छा किया हुआ है, तो आप फिर उस होमवर्क को जब बताते हैं तो अगला बंदा कन्विंस हो जाता है कि ये इस काबिल है कि इसको कंप्लीट भी कर लेगा, ठीक है। सो इट जो पर्पसेस हैं रिसर्च प्रपोजल के, वो यही हैं कि ये आपकी अटेंशन को एक खास टॉपिक पे ले आता है, आप उसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं, रिलेटेड सॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं और अकॉर्डिंगली अपना एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं, बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। हवा में तीर नहीं मारते हैं, होता है ना कि बंदा लगे ये मैं कर लूंगा, पीछे होमवर्क कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आप एक बस एक ब्रॉड स्टेटमेंट दे दें। That is not acceptable in the research community. So there are in fact three different categories of research proposals. सबसे पहला होता है, इसको हम कहते हैं डुएबिलिटी रिपोर्ट। डुएबिलिटी रिपोर्ट जो आप समझे, आपने पहले दूसरे वीक में जो किया था ना कि जी मैं ये करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन योर अर्लियर बैकग्राउंड स्टडीज एंड कुछ इनिशियल लिटरेचर रिव्यू, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज कि मेरी ये एक्सपर्टी है, मुझे ये सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मुझे ये डेटाबेसेस मिल जाएंगे, तो मैं ये कुछ काम कर सकता हूँ। उसको हमने कहा था कि डुएबिलिटी रिपोर्ट, जो स्टार्ट में आपने एक शॉर्ट सी कुछ स्टेटमेंट दी थी या प्रेजेंटेशन दी थी, तो आप उसको लिख भी सकते थे कि जी मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। ऑन दी अदर एंड जो मास्टर्स थीसिस प्रपोजल डॉक्यूमेंट है, जिसका एक सैंपल आप लोगों ने या कुछ सैंपल्स आपके पास आए भी हैं, आपने देखा होगा कि एक डिटेल्ड या एक रीजनेबली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, 15-16 पेजेस की, 8-10 पेजेस की, जिसमें कुछ चीजें कवर हुई हुई हैं, इनको हम कहते हैं मास्टर्स थीसिस प्रपोजल, विच इज इनफैक्ट योर डॉक्यूमेंट विच शोज योर होमवर्क। और ये जनरली स्पीकिंग, जिससे हमने पहले भी कहा था कि TH1 की रिक्वायरमेंट होती है। TH1 TH2 दो चीजें ना, तो उसमें से जो TH1 है, दैट इज योर प्रपोजल डिफेंस स्टेज। सो प्रपोजल डिफेंस स्टेज में जाने के लिए, ECP के पास जाने के लिए, जिसको हमने वैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल कहा था, आपकी एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो आप तैयार करेंगे और उनको हैंड ओवर करेंगे और उसी को आप प्रेजेंट करें। सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है कि आप अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट को रेडी करें और फिर उस प्रपोजल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करें, ठीक है। ओके जी, सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको ये आइडिया, मुझे वो मेकिंग मैसेजेस पूछ रही, एक खातून शायद क्लास में है, साइमा नाम है, उन्होंने पूछा था कि जी रिसर्च प्रपोजल में और पेपर प्रपोजल में क्या फर्क है। तो पेपर प्रपोजल कुछ नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के अंदर रेफरेंस पेपर्स पढ़ के और अपने आइडिया को कंसोलिडेट किया जाता है कि मैं ये काम करने जाऊंगा। जब आप वो रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेज TH2 की है, जिसमें आप थीसिस डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट रिसर्च साइकिल, एक मैंने आपको रिसर्च साइकिल की डायग्राम दिखाई थी एक तीसरी चौथी क्लास में, जिसमें हमने कहा था इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर होगा, लिटरेचर रिव्यू का एक चैप्टर होगा, मेथोडोलॉजी का एक चैप्टर होगा, रिजल्ट्स डिस्कशन का एक चैप्टर होगा, कंक्लूजन का एक चैप्टर होगा, इफ यू रिमेंबर दैट। और मैंने की इंपॉर्टेंस भी डिस्कस की थी कि किसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन 40% लोग देखते हैं, लिटरेचर रिव्यू कोई नहीं देखता, मैथोडोलॉजी को 10-12% लोग देखते हैं, रिजल्ट डिस्कशन को भी 10-12% लोग देखते हैं, कंक्लूजन को 50% प्लस लोग देखते हैं, रेफरेंसेस सारे देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट 80+ % देखते हैं, और टाइटल को 100% लोग देखते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन थी ओवरऑल थीसिस डॉक्यूमेंट। थीसिस डॉक्यूमेंट का शॉर्ट वर्जन होता है रिसर्च पेपर। वो चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर से सेक्शंस निकाल के आप 1 2 3 थीसिस के अंदर से मोस्टली आप अपने रिसर्च पेपर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसर्च पेपर का कोई प्रपोजल डॉक्यूमेंट नहीं होता। रिसर्च पेपर इज एन आउटकम ऑफ योर थीसिस। सो द लॉजिकल स्टेजेस क्या है? यू रीड रिसर्च पेपर्स, you analyze them, you analyze the solutions given by those papers. Based on those verified solutions, you propose your solution in your proposal document.
This is a research proposal. Once you defend it, then you move into the TH2 stage, and in TH2 stage, you try to defend your thesis and you write your thesis. So proposal stage पे proposal document लिखी जाती है, thesis stage पे thesis document लिखी जाती है, and once you are get over with this, yet then you extract some research papers out of your thesis and write them down in conferences or journals from your own work. ठीक है? So logical steps में research paper reading, research proposal document preparation, research proposal presentation, thesis document, thesis presentation, research paper submission and acceptance. This is how it moves. ठीक है? So जो regular thesis है, thesis proposal है, उसके लिए आप 100 points तो कहा जाता है just to show the length of the document. So 15-20 पेजेस आप लिख सकते हैं. मैंने इसमें कहा था कि आप 15 से 20 रेफरेंसेस साइट करते हैं और देन यू डू सर्टन थिंग्स, जिसमें आपने पहले 2 सेक्शंस लिख लिए. मैं अगले 2 के बारे में बात करूंगा. जो पीएचडी का डिसर्टेशन होता है, ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मास्टर्स थीसिस मास्टर्स थीसिस प्रपोजल होता है. इसमें आप इन डेप्थ ज्यादा पेपर से 100+ पेपर्स को आप डिस्कस करते हैं, देन कम आउट योर प्रपोजल या प्रपोज सोल्यूशन. ठीक है? पीएचडी इज लिटिल टफर. कंटेंट पे आ जाते हैं जी. मैं इनमें से इस कंटेंट को मैं आपको ऑलरेडी इसमें से 2 चीजें कवर करा चुका हूं. द टाइटल यू डिसाइड, उसकी हमने अच्छी बुराइयां सब डिस्कस की थी कि क्या होना चाहिए. मैंने आपको एक टाइटल दिखाया भी था लास्ट क्लास में डिटेल में, उसमें हम डिस्कशन की थी कि टाइटल के अंदर क्या होना चाहिए. फिर हमने आपको जो पर्पस ऑफ स्टडी है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी है, दिस कम्स विद इन योर इंट्रोडक्शन सेक्शन, both of them. The keywords or the punchlines for introduction is to introduce the problem, to give significance of the problem, and then introduce your own solution, which is covered by a purpose of study and importance of study. The next thing is relationship to previous work. This is your literature review, जो आपने लिख लिया. तो इनफैक्ट ये जो पहली 4 चीजें ये आप कर चुके हैं. Now comes the last section, last important section of your proposal document, जो आप करेंगे in this week. That is, अब आपको ये बताना है कि जी मैं किस तरीके से ये काम करूंगा. बिकॉज बाय द एंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू you have figured out existing solutions, you have figured out the gaps, so called gaps, जो भी आपको समझ आए हैं, and you have figured out your research questions, you have figured out your research objectives. कि गैप्स ये थे जी, इनके अंदर से ये गैप्स एड्रेस करूंगा, ये मेरे रिसर्च क्वेश्चंस बन जाएंगे, इनको करने के लिए ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं. अब इसी के अंदर से आपने मेथोडोलॉजी डिफाइन करनी है. तो जो लास्ट सेक्शन है, दिस इज इंट्रोडक्शन, या कहें कि अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड, कि आप किस तरीके से इस टाइटल के ऊपर कोई काम करना चाहेंगे. राइट? सो you'll give a you'll you the better method is that you give a block diagram. Okay, my method would consist of 6 steps, 5 steps, 4 steps, and then describe one by one. पहले स्टेप में ये करूंगा, दूसरे में ये करूंगा, तीसरे में ये करूंगा. किया नहीं है? करेंगे. And then you'd give the description of how you would have the data collection. क्या आप डाटा किसी क्वेश्चनएयर से कलेक्ट करेंगे? क्या आप डाटा किसी एक सेंट्रल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है वहां से पिक करेंगे? क्या कोई ओपन सोर्स डाटाबेस है वहां से लेंगे? क्या आप लोगों को अप्रोच करेंगे? जो भी तरीकाकार आपका है, क्योंकि जब आपने अपनी मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको डाटा चाहिए. वो डाटा जो है किसी गिटहब पे पड़ा हो सकता है, यूसीआई पे पड़ा हो सकता है, जो डेटाबेसेस के कुछ हब्स हैं, कोई फिजियोनेट के ऊपर पड़ा हो सकता है, किसी हॉस्पिटल में पड़ा हो सकता है, किसी स्कूल कॉलेज में पड़ा हो सकता है. यू गिव दी सोर्सेज के जी हाउ वुड यू डू दैट थिंग, एंड यू विल डिस्क्राइब योर मेथोडोलॉजी. अगेन बाय मेथोडोलॉजी वी मीन यू विल गिव दी proposed methodology. आपने की नहीं है अभी, रिजल्ट्स नहीं लिए, तो रिजल्ट्स डिस्कशन आर नॉट पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट. इट इज जस्ट the method which you propose. And if you have seen that approved samples जो आपसे शेयर किए, तो आपको वहां पे ये ऐसे ही नजर आएगा. आप वहां से फर्दर हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट कर सकते हैं कि क्या बताया गया उसका. ठीक है? टाइम टेबल इज योर टाइमलाइंस, कि अब आप ये कैसे करना चाहेंगे. आप 6 महीने में करेंगे, साल में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, वो टाइमलाइंस होती हैं.
रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स और एडिशनल कंसिडरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मास्टर्स में नहीं होती, पीएचडी में समटाइम्स आपको कोई कमरा चाहिए होता है, कोई आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं, आपको कोई ऑफिस बॉय चाहिए होता है, आपको कोई प्रिंटर चाहिए होता है, ठीक है, कोई गाड़ी चाहिए होती है, कोई लैपटॉप चाहिए होता है। सो वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं उनके प्रपोजल डॉक्यूमेंट में, क्योंकि पीएचडी का भी प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है ना। तो ये उस पर्सपेक्टिव से एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, बट आपके लिहाज से यू प्रोबेबली स्टॉप एट द टाइमलाइंस, देन यू गिव योर रेफरेंसेस। ये मेरे रेफरेंसेस, और वो रेफरेंसेस कितने होने चाहिए शामिल प्रपोजल डॉक्यूमेंट में? अराउंड अराउंड 15 से 20, आप 20 के करीब एक नंबर लगा सकते। ठीक है जी। सो आई होप दिस क्लेरिफाई द रिसर्च प्रपोजल कंटेंट। नाउ आई रिक्वेस्ट गो थ्रू दोज डॉक्यूमेंट अगेन। और अब आप इस स्टेज पे हैं कि आप इसको अपने लिए बना सकते हैं, विच शुड बी रेडी बाय द नेक्स्ट वीक। एंड यू कैन ऑलवेज improve it in the next week if I give you some observations कि इसके अंदर ये गलतियां, because I'll pass it through the plagiarism software and I'll share the report with you कि इसके अंदर plagiarism इतना है, plagiarism कितना अलाउड है वो आज हम देखते हैं, उस लिहाज से फिर आप improve कर सकते हैं। So this is as far as the research proposal is concerned. Let me move to next content. प्राइमरी जैसे सी का रिसर्च पेपर में से आप कुछ चीज साइड पे आ रही है, तो वो चीज की प्लेजरिज्म को करेगा सर। थोड़ा सा वेट कर ले, जब आता हूँ ना मैं इस पे, तो आपका सवाल वहां पे आंसर रिफ्लेक्ट। I'll give this. प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल के पर्सपेक्टिव से कोई सवाल आपका है तो आप पूछें। समझ आ गया रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट क्या होता है? So, अब हम आ जाते हैं राइटिंग के फिनोमेना के ऊपर के देर आर सम कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स। क्योंकि अब आपने लिखना है तो मैं उस हवाले से अब बात करूंगा कि कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने करना है। अच्छा, एक हमने आज थीसिस डिफेंस भी रखा हुआ है, ठीक है, वो मैं चाह रहा था कि हम क्लास में इस डिफेंस को कंडक्ट करें। तो मेरे ख्याल में व्हाट वी कैन डू के जो राइटिंग की मिस्टेक्स है ना, वो हम थीसिस डिफेंस के बाद उसको करते हैं। वी कैन हैव स्टार्ट दैट अराउंड 12 o'clock। सो आई गिव यू से 5 मिनट्स टू हैव, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए 5 मिनट तक, एंड 12 बजे फिर हम यहीं इसी क्लास में स्टूडेंट को मैं बुला लेता हूँ, तो आप उनको भी सुने, इंटरनल एक्सटर्नल के साथ के क्वेश्चन आंसर सुनिएगा, टू गेट अ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रेजेंट कर रहे हैं वो, और क्या किस तरह की अंडरस्टैंडिंग लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन आंसर के अंदर। ठीक है। सो इसी क्लास में हम उनको बुला लेते हैं, और से अराउंड 12 o'clock वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो यू कैन हैव 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन आफ्टर द थीसिस डिफेंस वी विल गो टुवर्ड्स द कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स एंड प्लेजरिज्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जस्ट हैव 5 मिनट्स ब्रेक एंड लेट्स, मैं उसको बुला लेता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अयाज दिस साइड। जी वालेकुम अस्सलाम जी, अयाज बताइए। सर सर वो एक स्टूडेंट है आपके,
इमरान नवाजिश सर। तो जी। मुझे ये लग रहा था कि शायद आज उनका जो है ना डिफेंस हो, इसमें थीसिस डिफेंस। तो मैंने उनसे कॉल पे पूछा, वो कहते नहीं उनका नहीं है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर से परमिशन ले लें और मुझसे लिंक शेयर कर लें, ताकि मैं भी ज्वाइन कर लूँ, देखूं कि वो किस तरह डिफेंस होता है और ये ठीक है, सब ठीक चीज़ें। है भाई, उन्हें कहें ज्वाइन कीजिए बिल्कुल। सर शेयर कर लूँ सर लिंक उनके साथ? उसी लिंक के ऊपर उनको कहें ज्वाइन कर रहे हैं। राइट सर, राइट सर, आप थैंक यू लिंक सर। के ऊपर तो वो मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी ज्वाइन करेंगे। राइट सर। ठीक है।
थीसिस का कोई ताल्लुक जीएसआरएमसी से या जीएससी से नहीं होता, वो तो प्रपोजल डॉक्यूमेंट की स्टेज है। ईसीपी, जीएससी, जीएसआरएमसी, ये टीएच 1 है। ये है अब थीसिस। थीसिस डिफेंस होता है, जो कि टीएच 2 स्टेज होती है। टीएच 2 के अंदर आपके एक एक्सटर्नल होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक सुपरवाइजर होते हैं, 3 लोग होते हैं। तो ये थीसिस डिफेंस है जो भी आप, जिससे आपको मैं गुजारना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट ने काम कर लिया है, वो अब डिस्कस करेगा अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन को बताएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू बताएगा, फिर मेथोडोलॉजी बताएगा, फिर रिजल्ट्स डिस्कशन सेक्शन शेयर करेगा, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन दिखाएगा, इस तरह की चीजें शो करेगा। ठीक। अच्छा, प्लीज बैठिए। आप रफी, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन इस पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो, इनफैक्ट कुछ हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी है ना, तो जूम पे वो देख लेंगे। अच्छा, और आप यहाँ पे सामने प्रेजेंट कर दीजिए ऑनलाइन, जो इधर कैंपस वाले हैं वो आपको इधर। तो ठीक है। सो ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पर बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, जिन्होंने अटेंड करना है आप सबको फॉर्म इनवाइट कर दीजिए। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ, यस, सेम।
बात करेंगे आप अंदर चले बात करेंगे कर सकते हैं और इसको यूज करना चाहते हैं कब यूज करना चाहते हैं बटन स्टिफाइन जी बता दो वीडियो को पहले इस्तेमाल करना ऊपर भी Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear participants. I'm a respected teachers. And today I'm here to present my thesis that is final, as all we know. I'm from the Faculty of MS Project Management. My supervisor, Dr. S. N. Sayeed, have guided me a lot to finish this my work. As I'm affiliated with the banking industry for the last 30 years, so I choose my topic from that field or that my particular field. My topic is impact of supervisor biases on project success with mediating role of supervisory decision making and moderating role of organizational culture and stakeholder management. Outlines are introduction, research gap, research questions, significance of the study, literature review, research model, research hypothesis, methodology, data population and sample, results and conclusions. As introduction, I present personal bias is a decision making. Personal bias in decision making affects project success in banking. The study explore how supervisor decision and organizational factor influence the impact of bias on projects. Bias can shape supervisor decisions, resources allocation, and overall project success. Organizational culture and stakeholder involvement can reduce the negative effect on bias. The research offers practical solution to improve project management in the banking sector. The research gap. I've examined different studies how supervisor bias affect decision-making culture and stakeholder involvement in banking. That is I use in moderated roles in my thesis. Stress on need to address supervisor bias, but noted that solutions are unclear. Emphasis understanding the banking industry to better address supervisor bias, explore how supervisor bias interact with decision-making culture and stakeholder in banking, offering practical recommendation. Link between supervisor bias and project performance. Significance of study. Critical role of supervisor bias in shaping organization outcome within the global banking industry. Cognitive and culture bias significant influence decision in banking despite the presence of quality assurance tools and feedback system. Supervisor bias can lead to dangerous decision making in resource allocation, risk management, and project delivery with lasting impact on the bank projects. Interventions to mitigate biases and promote diversity, inclusion, and equity at all level of banking sector, especially in region like Pakistan. By addressing supervisor bias, the research aimed to foster ethical conduct, transparency, and accountability, leading to improved stakeholder trust and better project outcome in global banking. There is some different problem statements like project success remains a persistent challenge in the field of project management. Supervised bias is a key factor that distort decision-making and harm outcomes. Organization culture influences how decisions are made and how biases manifest.
Likewise, stakeholder involvement brings diverse view and can help counter supervisor bias. This study seeks to fill these gaps and improve project success through better decision making. Likewise, research question. My research questions are: how supervisor bias impact project success in banking? Supervisor bias impact project success with mediating role of supervisor decision making and moderating role of organization culture and stakeholder management. Research model. My research model here, I represent supervisor bias as independent variable. Project success is a dependent variable with the mediating role of supervisor decision making and organization culture and stakeholder involvement as a moderating role. Research hypothesis H1 supervisor bias has determinantal on project success within the banking sector. H2 supervisory decision making act as mediator, exacerbating the impact of supervisor bias on project success. Organizational culture plays a crucial moderating role, mitigation the negative impact of supervisor bias on project success. H4 stakeholder involvement serve as a vital moderator, elevating the adverse effect of supervisor biases on the project success. Here are some citations and references of my literature review. Abbas Ali 2001 and Schmidt 2002. Multiple theories are introduced without synthesis into a unaffined conceptual framework. Methodology for cited studies lack critical appraisal and comparisons. Cognitive model like RPD and bounded rationally and noted but insufficiently explored. Excessive repetition of terms such as chronism and favoritism, duties, analytical depth by Azam Qureshi's 2024 and Jain. Conceptual overlap is frequently partially between toxic leadership and supervisory biases. Writing style occasionally. Sorry. So now I conduct a methodology, my methodology process, research diagram, a structured quantitative design. My quantitative design using data-driven method, ensuring objective replicability and hypothesis testing. That deductive approach is adopted, testing theory-driven hypothesis through empirical data analysis. Research approach, that was research approach. Study area, context of studies. The study focused on the employees from 5 major public sector bank in Islamabad and Rawalpindi. Population sampling, the target population includes managerial and middle level operations employees from the selected banks. Sampling techniques, convenience sampling is used due to practical concentrate and accessibility of participants. My sample size is a total of 250 respondents were selected to ensure statistical relevance and analytical approach. Measure of key variables, supervisor bias, decision making, culture, organization culture, and project success are measured using established Likert scales. Unit of analysis is the individual employees serve as unit of analysis, reflecting personal perceptions and experiences. Data collection method, data were calculated via structural questionnaires, distributed in person of clarity and higher response rates. Data analysis and techniques, SPSS was used for descriptive, correlational regression and mediation on moderation analysis. Reliability analysis.
इंस्ट्रूमेंट का मेंशन नहीं किया, क्वांटिटेटिव स्केल्स कौन से डेटा कलेक्शन Sorry, मैं समझ सकता हूँ. ये दिस इज क्वांटिटेटिव स्टडी। Yes, sir. तो आपने जो सर्वे किया है कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं डेटा कलेक्शन के लिए? उसमें सॉफ्टवेयर SPS